सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हमने स्टेजेस पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था पहला स्टेज आता है प्रमोशन का, दूसरा आता है इनकॉर्पोरेशन का, फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेजेस, और फाइल में मैंने बनाया नहीं है लेकिन एक और स्टेप आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन पहला वाला हमने प्रमोशन पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक प्रोमोटर होता है जिसके दिमाग में आइडिया आती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और फिर वो क्या करता है, प्रमोशन जो प्रमोटर होता है वो बहुत सारे स्टेप्स उठाता है, ठीक है। जैसे अगर वो आप देखोगे तो प्रमोशन स्टेजेस होते हैं, जैसे पहला स्टेज हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिर फिजिबिलिटी टेस्ट करता है जिसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल और फिजिबल, ठीक है। एक इकोनॉमिक। टेक्निकल होता है, फाइनेंशियल और एक इकोनॉमिक होता है, यस। फिर उसके बाद नेम का अप्रूवल देता है वो तीसरे नंबर पे। फिर हमने पढ़ा था सिग्नेचरीज तैयार करता है, फिर प्रोफेशनल्स को जो है अपॉइंट करता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो बनाने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी वो बनाता है। दूसरे नंबर पे आता है इनकॉर्पोरेशन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके जस्ट बाद। तो इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है मैं जानना चाहूंगा, देखता हूँ कौन बच्चा बताता है। कल भी मैंने बताया था, क्या होता है इनकॉर्पोरेशन, एनी स्टूडेंट? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल ठीक। तो देखो सेकेंड स्टेज है रजिस्ट्रेशन कराना। जब कंपनी अपने आप को प्रमोशन करा लेती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देख लेती है, नाम का अप्रूवल करा लेती है, सिग्नेचरीज तैयार कर लेती है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स कर लेती है, तो उसके बाद उसे अगला काम क्या करना होता है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आफ्टर कंप्लीटिंग द अफोरसेड फॉर्मेलिटीज, पीछे की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद प्रोमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रोमोटर क्या करता है, एक एप्लीकेशन तैयार करता है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कंपनी को, and is to be filed to the registrar of the companies of the state within which they plan to establish the registered office of the company। और क्या करना होता है स्टूडेंट्स उसको, कि जो हमारा प्रोमोटर है उसको एक एप्लीकेशन ले जाके फाइल करके और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है उसको देना होता है, ठीक है। और वहाँ एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहाँ ये पकड़ाना पड़ता है। अब ये जो है, जब एप्लीकेशन वो लेके जाएगा ना, तो ये एप्लीकेशन के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, देखो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, ये ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, मतलब इस पे स्टैंप लगा होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए, गवाह होने चाहिए कि उनके सामने ये बनाया गया है। इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर मान लेते हैं पब्लिक कंपनी फॉर्म हो रही है, तो कम से कम एटलीस्ट 7 मेंबर्स मस्ट साइन इट, तो कम से कम 7 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो खाली 2 मेंबर से काम चल जाएगा। आपको याद होगा कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में 7, तो यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते हो तो कम से कम 7 मेंबरों के साइन होने चाहिए, प्राइवेट बनाते हो तो 2 मेंबरों के साइन होने चाहिए। द सिग्नेचरीज मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एड्रेस, और जितने भी सिग्नेचरीज हैं जो साइन कर रहे हैं वहां पे, सबको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, अपना ऑक्यूपेशन लिखना पड़ेगा कि वो बिजनेस क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, और उनके पास कितने शेयर्स हैं, यानी कि उन्होंने कंपनी के शेयर्स कितने खरीद रखे हैं। ये भी क्वालिफिकेशन जरूरी है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए भाई हम मेंबर बनेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि कितने शेयर्स आपने कंपनी के खरीद रखे हैं। Is it clear to everybody, students? यस सर सर। दूसरी कंपनी की खरीदती है। क्या, फिर से बोलो। सर जैसे कोई कंपनी है एक्स और हम्म, उस वाई कंपनी के शेयर वो खरीद सकती है। हाँ 100% खरीद सकती है, बहुत सारी कंपनियां खरीदती हैं, इनफैक्ट सारी कंपनियां खरीदती हैं, एक दूसरे का शेयर खरीद के बैठे होते हैं, पता है आपको? यस यस तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। एक स्टूडेंट ने बताया कि इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन को कहते हैं, बिल्कुल सही बताया था उन्होंने। तो पीछे की जो क्राइटेरिया थी, जो प्रमोशन में हमने पढ़ा था, जब प्रमोशन पूरा हो जाता है तो सेकेंड स्टेज आती है स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रोमोटर है वो रजिस्ट्रेशन कराता है, इसको कराने के लिए एक एप्लीकेशन उसको देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जो कि हर एक स्टेट में होता है। और उसको जब जाता है वो एप्लीकेशन लेके, तो उसको वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं,
अब पहला डॉक्यूमेंट जो उसको देना होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको प्रॉपर तरीके से स्टैम्प होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबरों के साइन, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबरों के साइन, और हर एक मेंबर का एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने शेयर्स उन्होंने खरीद रखे हैं, ये सब देना पड़ेगा। दूसरा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर दूसरा क्या चीज होना चाहिए, ये होना चाहिए एओए। इसका मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये डॉक्यूमेंट होता है जो उसको देना पड़ेगा। अब ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए और विटनेस होने चाहिए एज द केस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे एमओए में दिया था। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला जो डॉक्यूमेंट था, जैसे उसमें साइन कराए थे, ठीक है, स्टैंप लगवाए हुए थे, एड्रेस सबके लिखे थे, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी सभी मेंबरों का इसी तरह से लिखित रूप में होना चाहिए। हाउएवर अ पब्लिक कंपनी में अडॉप्टेबल है। अब देखो, पब्लिक कंपनी हो सकता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना बनाए, तो अगर कोई पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक टेबल ए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह, वो उसको देना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उसको फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये जानबूझ के कंपनीज एक्ट में बनाया गया है, बहुत पहले से चला आ रहा है, 1956 में भी था, 1913 में भी था, उससे पहले भी था। तो आप देखेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर ये साफ साफ है, टेबल ए। तो अगर आप पब्लिक कंपनी हो और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते हो तो आपको टेबल ए को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इस अगर ऐसा आपने किया है तो आपको एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज सबमिटेड इंस्टेड ऑफ एओए। तो आपको एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो आप एओए ना देके प्रोस्पेक्टस जमा कराएंगे। तो 2 चीजें हमने पढ़ी, इनफैक्ट हमने 3 पढ़ ली। देखो, जब प्रमोशन हो जाता है तो सेकंड स्टेज क्या आती है, इनकॉर्पोरेशन। पहले लिख देना इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, फिर लिखना इनकॉर्पोरेशन कराते समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट था एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। इसमें सारे मेंबरों का आता पता, नाम, गांव सब लिखा रहता है, डिटेल, कितने शेयर खरीद रखे हैं। सेम अप्लाई होता है एओए में भी, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो एओए उसको बनाना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो टेबल 1 से काम चलाना पड़ेगा और उसकी जगह एक जो है स्टेटमेंट ऑफ लीव प्रोस्पेक्टस साइन वो सबमिट कराना पड़ेगा। तीसरा, रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एज एन अंडरटेकिंग टू परचेज क्वालिफिकेशन शेयर्स। देखो, मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि जो प्रोमोटर है, आपको याद है प्रोमोटर ने डायरेक्टर अपॉइंट किए थे, तो वो रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा डायरेक्टरों से कि उनका नाम जिनका प्रपोज किया है कि भाई ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर रहेंगे, वो लिखित में देंगे कि हाँ हम तैयार हैं और हम लोग क्वालिफाइड हैं इस कंपनी के डायरेक्टर बनने के। तो रिटर्न फॉर्म में वो किसको देंगे, ये एप्लीकेशन के साथ देंगे। किसको देते हैं बेटा एप्लीकेशन? रजिस्ट्रार। बिल्कुल सही, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देते हैं। चौथा, द एग्रीमेंट इफ एनी विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और अ होल टाइम डायरेक्टर। तो एक एग्रीमेंट भी लिखवा के देते हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आपके कंपनी का, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या जिसको भी आपने मैनेजर बना रखा होगा या आपने जिसको भी होल टाइम डायरेक्टर बना रखा होगा, उससे आप एग्रीमेंट करवा के और उसकी एक कॉपी आप आ, आ, इसको देंगे, किसको, रजिस्ट्रार को। आ गया समझ में? यस सर। फिर इसी तरह से आपको याद हो, हाँ बोलो। सर सेकंड पॉइंट में अगर कंपनी पब्लिक कंपनी एओए नहीं देना चाहती तो वो कोई स्टेट तो सर वो टेबल ए को अडॉप्ट करेगी और कोई स्टेटमेंट भी सबमिट करेगी। हाँ जी, उसको टेबल ए, ये मान लिया जाता है ऑटोमेटिकली कि वो टेबल ए में जो रूल बनाए गए हैं ना, टेबल ए में जो भी रूल हैं उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपके दिमाग में एक चीज और बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि टेबल ए के अंदर एम्प्लॉयज के बारे में लिखा रहता है कि कौन से एम्प्लॉय को कैसे रखना है, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, उसका टाइम कितने से कितने बजे तक आप रख सकते हो, कितने देर तक ड्यूटी करवा सकते हो, अगर किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है तो क्या तरीका होगा, आप उसका इलाज का खर्चा आप दोगे या क्या तरीका होगा, ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। समझे? ज्यादातर बाहर वाले लोगों के लिए इसमें रूल बनाया गया होता है, कंपनी और बाहर के जो लोग हैं उनके लिए ये रूल, मतलब इंटरनल अंदर के लोगों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे डिटेल में इसका, मतलब कुल मिला के ना इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करना। ठीक है, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि खुद ही अपने आप में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा?
हमें जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास MOA देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ड्यूली साइंड और स्टैम्प्ड होगा। दूसरा AOA देंगे, अगर AOA नहीं बना रखा है तो टेबल A को फॉलो करेंगे और साथ में एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिट कराएंगे। तीसरा, हमने जो डायरेक्टरों को प्रपोजल किया है कि हमने उनको डायरेक्टर के तौर पे रखा है, उन लोगों का हम रिटर्न कंसेंट लेके और जमा कराएंगे उसकी कॉपी। चौथा, हम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर जिसको भी बना रखा है उससे एग्रीमेंट कराएंगे और उसकी कॉपी जो है हम रजिस्ट्रार को पकड़ा देंगे। फिर पांचवा, अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ अ कंपनी। आपको याद है प्रमोशन के समय हमने रजिस्ट्रार से नेम का अप्रूवल कराया था, वही वाला अप्रूवल का जो सर्टिफिकेट होगा हमारे पास, वो वाला सर्टिफिकेट हम जमा करा देंगे। समझे ना, याद है ना आपको, मैंने बताया था कि नाम को वो कराना होता है, अप्रूवल Yes, लेना sir. होता है, Yes, sir. वही वाली कॉपी आपको जमा करानी पड़ेगी। सिक्स्थ, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन अफर्मिंग that all legal requirement for registration has been compiled with, ठीक है, this must be duly signed। अब स्टेटरी डिक्लेरेशन का मतलब होता है कागज, मतलब कानूनी डिक्लेरेशन। कानूनी तौर पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो भी मैंने कागज दिया है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए हैं, चाहे वो MOA हो, चाहे AOA हो, या जो है कंसेंट लेटर हो डायरेक्टर्स की तरफ से, या जो है रजिस्ट्रार से हमने जो नाम का अप्रूवल लिया वो सब कुछ मेरी नॉलेज में सही है और सभी डायरेक्टर्स का, सभी मेंबर्स का एड्रेस, नेम, सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। अगर गलत पाया गया तो मैं इसके लिए दोषी होऊंगा। ये बात आपको लिख के और इसको डिक्लेयर करके और उस पर बकायदा आपका साइन होगा, स्टैंप होगा और उस पे जो है उसको आपको जमा कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes. सर हाँ बोलो। सर एक बार टेबल ए दोबारा बता दो। देखो क्या होता है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, पहले तो ये समझ में आ गया। यस सर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप देखेंगे ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स, मैनेजर्स के राइट्स, ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार, ये सब लिखा होता है उसमें कि किसका क्या क्या राइट, किसने कितना शेयर खरीद रखा है, हर एक शेयर होल्डर का क्या राइट होगा, ठीक है, और अगर कोई शेयर को ट्रांसफर किया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। मैनेजमेंट के बारे में, इंटरनल अफेयर्स के बारे में सब कुछ लिखा गया होता है। तो अगर कोई कंपनी इसको नहीं बनाना चाहती तो टेबल ए सरकार की तरफ से, कंपनीज एक्ट की तरफ से बना हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस सर। तो इसी का डॉक्यूमेंट उसको ले जाके रजिस्ट्रार को जमा कराना पड़ता है। अगर इसका डॉक्यूमेंट वो अगर AOA नहीं है तो टेबल ए को वो लिखा जाएगा वहां पे कि ये टेबल ए को अडॉप्ट कर रही है कंपनी, ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिकैपिचुलेट करूं क्योंकि ये भूल जाओगे आप। देखो सेकेंड स्टेज, पहला स्टेज हमने पढ़ लिया है प्रमोशन। जब भी कोई कंपनी को स्टार्ट करना होता है तो पहले प्रमोशन करना होता है। एक आदमी होता है जिसके दिमाग में आइडिया आती है, फिर उसको स्टार्ट करता है, फिर उसका नाम का प्रपोजल लेता है और ये सारी फॉर्मेलिटीज हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या क्या करता है वो, ठीक है। नामकरण करवाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करता है, सिग्नेचरीज को तैयार करता है, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाना पड़ता है, ले जाके और रजिस्ट्रार को देता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा कंसेंट लेटर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चौथा एग्रीमेंट कराता है प्रपोज डायरेक्टर से, मैनेजर से, इन सब से। फिर पांचवा वो एक लेटर अप्रूव कर, वो जो लेटर जिसमें जो है नाम का अप्रूवल होता है कंपनी का रजिस्ट्रार की तरफ से, वो दे देता है। फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, बेईमानी नहीं कर रहा हूँ और सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं हम सातवें पे। सातवां है नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मे आल्सो बी सबमिटेड। एक नोटिस दिया जाता है एग्जैक्ट एड्रेस का कि आपने जो ऑफिस अपना बनाया है, कंपनी का जो ऑफिस है वो एक्चुअली है कहाँ पे, और सारे डॉक्यूमेंट्स उसके देने पड़ते हैं। मतलब आपने ऑफिस रखा होगा तो ऑफिस का डॉक्यूमेंट भी होगा, ठीक है, जमीन उमीन का, वो सारा आपको सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये है कि अगर आपके पास उसका ये नहीं है, उस समय अगर आपने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर रखे हैं तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जब आप जाके बाद में भी जमा करा सकते हो। किस चीज को? वो एड्रेस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के 30 दिन में ले जाके बाद में भी जमा करा सकते हो।
ध्यान रखना 30 दिन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, इससे पहले आपको जमा कराना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। फिर आता है 8th नंबर पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, देखो जब ये सब जब जमा कर दोगे ना तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। जब ये मिल जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, तो आप रजिस्ट्रेशन फी का एक प्रूफ दोगे कि आपने वाकई में ये पैसा पे कर दिया, रजिस्ट्रेशन का जो भी पैसा होता है इसका आपने पेमेंट कर दिया, इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? पेमेंट ऑफ फीस का मतलब क्या होता है? इसमें इसका मतलब ये है कि जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो कंपनीज एक्ट में जो रजिस्ट्रार है आपको फीस देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराने के बदले, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो आपको फीस देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? हाँ जी, इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए फीस जमा करानी पड़ेगी। जैसे होता है ना, हम जमीन आप जमीन लिखवाओगे, मान लो कि अपना आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, हम लोग फीस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें बिजी रहते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन करने में कितने सारे लोग काम करेंगे गवर्नमेंट के, तो वो उनका भी तो खर्चा निकलेगा, कंप्यूटर यूज हुआ होगा, ठीक है, और बहुत सारे पेपर वर्क हुए होंगे, तो उनका टाइम, ये सब के लिए अलग से फीस चार्ज होती है। तो ऐसे ही जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने में बहुत टाइम खर्च होता है, और सरकार को एम्प्लॉय को भी रखना पड़ता है, उसको तनख्वाह भी देनी पड़ती है, तो इसी वजह से वो लोग आपसे फीस भी चार्ज करेंगे इसका। आगे समझ में? उसी की कॉपी आपको देनी। सेवेंथ वाले में ये था, सेवेंथ वाले में ये था कि आपको अपना एक नोटिस देना पड़ेगा कि आपका जो ऑफिस है जहाँ पे आप कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो, वो ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, और सारे डॉक्यूमेंट्स उस ऑफिस के रिगार्डिंग आपको सबमिट कराना पड़ेगा कि आपका ऑफिस कहाँ है, उसके खरीदने के जो जमीन के कागज हैं वो जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, एरिया कैसी है वहाँ के, जो एरिया है क्या वहाँ पे आप कमर्शियल काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा। पता चला कॉलोनी के अंदर ही खोल दी कंपनी कोई, अगले दिन से सब लोग सर पटक पटक के रो रहे हैं, तो ये सारे कागज आपको जमा कराना पड़ेगा, जिससे कि देख ले रजिस्ट्रार कि भाई ये सब कुछ ठीक जगह है कि नहीं। आपको तो पता ही है, जैसे दिल्ली में मान लो नजफगढ़ में जो रिहायशी कॉलोनी है, कौन सी है रिहायशी कॉलोनी नजफगढ़? सब चुप क्यों हो गए, बताओ। सर कौन कैसी कॉलोनी? अरे जो मतलब सबसे अच्छी कॉलोनी है जो नजफगढ़ में, कोई तो होगी, नहीं पता? सर नया बाजार। नया बाजार? चलो मुझे पता नहीं है, वैसे आप बता रही हो, चलो मान लेते हैं नया बाजार है, तो उसके अंदर वहां पे कोई कंपनी नहीं खोल सकता। नया बाजार में तो दुनिया भर की दुकान है, नाम ही बाजार है। होता है ना, एक कॉलोनी होती है ना, बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये थाना रोड के सामने जो है कौन सी कॉलोनी है, जो बैंक है इनके पीछे बैक साइड? सर प्रेम नगर। अच्छा, ठीक है, अब ऐसे समझ लो आप, अब मेरे को पता नहीं है कौन सी कॉलोनी रिहायशी है। कुल मिला के दिल्ली के अंदर कोई भी पास। घर होगा ना, वहाँ पे कंपनी अलाउड नहीं है खुलने के लिए, या तो आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तो इसीलिए आपको अपने ऑफिस का भी ना वो भेजना पड़ता है एड्रेस वगैरह, जिससे कि गवर्नमेंट अपना देख ले कि हाँ भाई कल को अगर ये कंपनी है यहाँ खोल देगा तो पोल्यूशन होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। आगे समझ में? सर हाँ, सर फैक्ट्री किस चीज के अंडर आती है? फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आती है। सर वो नहीं, एक्स नहीं, हाँ, वो कंपनी के अंडर आएगी या नहीं नहीं नहीं, कंपनी इंडस्ट्री? के, इंडस्ट्री के अंदर आएगी ना, इंडस्ट्रीज एक्ट में आती है, छोटे लेवल पे होती है ना, ज्यादा वो भी हम तो पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में आएगा टॉपिक तब मैं बताऊंगा, उसमें ना मिनिमम अमाउंट होता है कि इससे ज्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते, इतनी एसेट्स हो सकती हैं, इतनी मशीन हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए आप देखेंगे इंडस्ट्री जो होती है छोटी छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं, कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, कंपनी पूरे इंडिया में फैली होती है, इंडस्ट्री पूरे इंडिया में नहीं फैली होती है, ठीक है, और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाती हैं, जबकि कंपनी अलग तरह के भी काम करती हैं कई, तो दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क।
ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कुल मिला के मैंने यही बताया आपको कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रजिस्ट्रेशन फी का जमा कराना पड़ेगा। फिर लिखा है कि द रजिस्ट्रार अपॉन सबमिटिंग द एप्लीकेशन अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैज टू बी सेटिस्फाइड दैट द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर एंड दैट ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लाइड विद। रजिस्ट्रार जो है उसको तसल्ली होनी चाहिए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट समय पे जमा हो गए, सारे डॉक्यूमेंट सही हालत में हैं, और जो कानूनी डिक्लेरेशन हुआ था, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, वो एकदम सही तरीके से पूरा हो गया है। हाउएवर, इट इज नॉट हिज ड्यूटी टू कैरी आउट थ्रू थॉरो इन्वेस्टिगेशन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फैक्ट मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, बनवा के जमा किए हैं, इसकी जो रजिस्ट्रार है उसकी जिम्मेवारी नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना। अगर उसमें कोई गलती पाई जाएगी तो आप ही के सिर पे वो गलती मानी जाएगी, क्योंकि आपने लिख के दिया हुआ है कि सब कुछ हम सही लिख के दे रहे हैं। अगर आगे कभी फ्यूचर में गलत पाया गया तो आपके ऊपर ही दोष ठहराया जाएगा। तो वो उसकी ड्यूटी नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, जब रजिस्ट्रार अपनी तरफ से सेटिस्फाई हो जाता है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, तो एक वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है कंपनी के नाम पे, और माना जाता है कि कंपनी का बर्थ हो गया। तो उसी दिन कंपनी का जन्मदिन मनाया जाता है। आ गया समझ में? ये मान लिया जाता है कि कंपनी का आज जन्म हो गया है। तो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देयर ऑफ बी कॉल्ड एज अ बर्थ सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसी को बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, और माना जाता है कि कंपनी का आज जन्म हो गया है। इज इट क्लियर? सर जैसे किसी कंपनी का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन वो चाहता है कि वो अपना शुभ उद्घाटन करे। यार ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। उद्घाटन करे तो सर्टिफिकेट तो उसको ऑफिस से ही मिलेगा, उद्घाटन तो भाई ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं बेटा। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो उद्घाटन करे तो सर्टिफिकेट ऑफ जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो उसी दिन इशू करवाएगा जिस दिन उसको उद्घाटन करना है। नहीं, रजिस्ट्रार को बता देगा कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन इसी तारीख को करिए आप, हम इसी दिन उद्घाटन शुभ मुहूर्त देख के आए हैं। ठीक है, आ गया समझ? यस। हाँ, वो उसी दिन सर्टिफिकेट इशू करवाएगा, डेट लिख देगा वहां पे कि इस दिन हमारे को कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए, और अपना कागज वगज का ध्यान रखेगा कि सब कुछ सही है। ठीक है ना? देखो आपको मैं बताऊं, बर्थ सर्टिफिकेट तो आप ले लो, लेकिन कंपनी, ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन है, पता नहीं कब से चला आ रहा है। तो ये तो जिस दिन मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होता है वैसे तो ये। ठीक है, लेकिन आप फिर भी, हो सकता है ऑप्शन हो अवेलेबल, मैं सर्च करूंगा नेट पे ऐसा है क्या। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, ये भी एक बड़ी काम की चीज है जो रेड में लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2000, सन 2000 के बाद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है सीआईएन नंबर देता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये सीआईएन नंबर होता है, हर एक कंपनी का ना अलग अलग नंबर है, सीआईएन नंबर हर कंपनी का होता है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो 1 नवंबर 2000 के बाद जितनी भी कंपनी बनी है, कॉर्पोरेट आए हैं, सबके सीआईएन नंबर होते हैं। इसी तरह से हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी डिन नंबर होता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, उनका डिन होता है, डिन, समझे? 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनोगे तो आपको डिन मिलेगा, डिन, DIN। आ गया समझ में सबको? यस सर। गेस करो डिन नंबर 1 किसका होगा, पहले डिन किसको मिला होगा, गेस करो। सर जो पहले फर्स्ट मेमोरेंडम को डायरेक्टर। साइन करेगा। ना 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 ना, डिन डिन बोल रहा हूँ, पहला डायरेक्टर किसको माना गया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? सर प्रमोटर को। नहीं, मतलब डायरेक्टर को ही किया जाता है ना, डिन अलॉटेड एज नंबर 1। मिलेगा नहीं, जैसे वैसे बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बट मैं आपको एक बार ट्राई मार रहा हूँ। डिन अलॉटेड एज नंबर 1 टू विच डायरेक्टर? जहां तक मैं समझता हूँ टाटा को मिला होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खास हैं। खास मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब इज अ गुड पर्सन। कौन है देखो भाई, 8 नंबर का होता है डिजिट, तो लास्ट में 01 करके लिखा होगा ना। चलो मैंने कहीं पढ़ा था टाटा का है,
नहीं मिल रहा है इसमें। ये रहा देखो डिन, एक बार थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। अब डिन मैंडेटरी हो गया है, अब मतलब कंपलसरी है, डिन आपको रखना ही होगा। इसमें 2013 के बाद आया है, चलो इसमें नहीं मिल रहा है बेटा, लेकिन डिन मिल कंपलसरी है। अब ढूंढिएगा आप डिन, फर्स्ट डिन किसको अलॉट किया गया इंडिया में, ठीक है। यस अब बताइएगा मुझे अगली क्लास में, देखता हूँ कितने बच्चे रिसर्च करते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है टाटा को मिला होगा, ठीक है, ऐसा कहीं पढ़ा है मैंने। अब आपको भी देखता हूँ ढूंढते हो कि नहीं तुम लोग। तो देखो ये है सर हाँ, किसी ने ढूंढ लिया क्या? अरे भाई गूगल वाले बच्चे हैं बहुत। नहीं सर, क्वेश्चन है कि डिन मिलने का एडवांटेज क्या होता है? डिन मिलने का एडवांटेज ये है ना कि आपको डिन जब मिल जाएगा तो आप उस नंबर से, आप ही के पास होगा आइडेंटिटी, तो अगली बार से उसी नंबर से मतलब गवर्नमेंट जो है बिजनेस वो करेगी डील। तो गवर्नमेंट को पता होगा कि डिन डायरेक्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो हर एक डायरेक्टर का एक पर्सनल वो नंबर होगा, तो उससे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो आप कई कंपनी में डायरेक्टर बनोगे, तो आपको मैंने बताया था ना कि आप एक लिमिटेड डायरेक्टर बन सकते हो, हर कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम क्राइटेरिया है। तो आप जैसे ही बनोगे तो वो सॉफ्टवेयर दिखा देगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो, इस तरह से। सर हाँ रतन टाटा टाटा को ही मिला है फर्स्ट दिन। ढूंढ लिया, देखो तो कितने टैलेंटेड बच्चे हैं अपनी क्लास के। वंशिका, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। क्या टाइप किया है बेटा? सर which company allotted first दिन? अच्छा, कंपनी, यस सर, रतन टाटा को ही मिला है। ठीक है। विच कंपनी वाज अलॉटेड फर्स्ट डिम? सर किन है, CIN सर। चलो जो भी है अब तो, हाँ ठीक है, टाटा एंड सन्स। चलो तो मतलब मैं सही था, है ना, गलत नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा दूसरा भी ढूंढा होगा फिर तो। चलिए ठीक है, अब कांग्रेस वालों को पता चल जाएगा तो आपत्ति करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो डिन में ना, बेसिकली जब डिन दिया जा रहा था ना, मैं इसके पीछे ही थोड़ा सा बता देता हूँ। जब डिन अलॉट किया जा रहा था ना, तो ये गवर्नमेंट ने ये सोचा है एक रेस्पेक्ट के तौर पे क्यों ना उस व्यक्ति को दिया जाए जो भारत के लिए बहुत काम कर रहा है। आपको पता ही होगा 60% से ज्यादा हिस्सा अपने प्रॉफिट का रतन टाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देते हैं, मतलब गरीब बच्चों में दान दे देते हैं। तो आपको नहीं लगता इनको मिलना चाहिए? जो भी रतन टाटा यस यस सर। जो भी रतन टाटा की कमाई है ना, ये अपने कमाई का 60% या उससे भी ज्यादा सरकार मतलब गरीब लोगों में दान में दे देते। तो ऐसे लोगों को जरूर देना चाहिए, मैं तो मानता हूँ पहले नंबर पे देना चाहिए। मुझे बड़ा खुशी हुई थी पढ़ के कि इनको पहले दिया गया। ना ऐसे बिजनेसमैन को देना चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर। आगे बढ़ जाते हैं। देखो सर इफेक्ट ऑफ, किन का हाँ क्या बोल रहे हो? मिलने का एडवांटेज क्या होता है? किसका? डिन का? सर क्या पूछ रहे हो बेटा? आपकी आवाज बीच में कट गई, फिर से पूछो। सर जो ये है CIN किन, इसका मिलने का एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज देखो, गवर्नमेंट को रिकॉर्ड रखने में अच्छा रहता है। बाद में आप समझोगे इस बात को। जैसे ना, आप देखो, जैसे कंपनी ने रूल बना रखा है कि आप 15 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकते, और उसमें भी बहुत सारे रूल हैं कि पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट है, प्राइवेट है पब्लिक है तो और कम में बनोगे, प्राइवेट है तो 15। तो ऐसे ऐसे रूल हैं, तो पहले ना ट्रेस करने में बहुत मुश्किल होता था। मान लो कोई डायरेक्टर है और आप किसी को पता ही नहीं चलता था, गवर्नमेंट को पता ही नहीं था ये डायरेक्टर है। तो अब उससे क्या होगा, जब आप सॉफ्टवेयर में उसको कर दोगे कि डायरेक्टर का नंबर, उसमें रहता है कि डायरेक्टर का नंबर कौन है, क्या है, तो जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये डायरेक्टर यहाँ यहाँ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मे भी एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के डिन रखा, ठीक है। आ गया समझ में? ट्रैक करने के लिए देखो, और टैक्स वैक्स भी तो लेना होता है, उसमें भी आसान हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, कई वजह हैं।
अब देखो इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आप इनकॉर्पोरेशन कराते हो तो इसका फायदा क्या है? देखो, अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट ऑफ प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आप इनकॉर्पोरेशन लोगे उसी दिन आपका बर्थ माना जाएगा, यानी कंपनी का बर्थ माना जाएगा। ये लीगल एंटिटी बन जाती है, परपेचुअल सक्सेशन बन जाती है, जो मैंने फीचर्स में आपको पढ़ाया है। ये एंटाइटल हो जाती है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने की, यानी अगर कोई कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जमीन खरीद सकती है, बेच सकती है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूडिव एविडेंस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। लीगल स्टेटस आ जाता है आपके पास, आप अपने नाम से बहुत कुछ कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आपके पास पावर आ जाती है, तो ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम अगली क्लास में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दिखाएगा कि बहुत बहुत ज्यादा फायदा है इससे। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में अगली क्लास में जाने वाले हैं और बहुत डेप्थ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप लिखते समय भी अगर आप इनको नोट्स को मेंटेन करना, बुक में से भी हेल्प लेना, और मेरे नोट्स में से भी। मैंने कोशिश की है कि कम से कम काम की चीज ही हो, लेकिन उसके बाद भी आप बुक में, वैसे भी मैंने कोशिश की है कि हर चीज कवर हो जाए इसमें, लेकिन ये बहुत ही टॉपिक जो है वास्ट है, तो आप ज्यादा भी मटेरियल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे।